नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम प्राचीन भारत की पहली और सबसे बड़ी महाशक्ति के निर्माण की गहराई में गोता लगाने वाले हैं। जी हाँ, बात हो रही है मगध साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। हम देखेंगे कि कैसे कूटनीति, कमाल का युद्ध कौशल और सच कहें तो थोड़ी क्रूरता ने मिलकर एक छोटे से इलाके को एक विशाल साम्राज्य में बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लौ युग के उस दौर में भारत में 16 अलग-अलग महाजनपद आपस में टकरा रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उन 16 में से आखिर मगध ही क्यों? ऐसा क्या था कि सिर्फ मगध ने ही बाकी सबको पछाड़ दिया और सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? इसका जवाब ना वहाँ की राजनीति से कहीं ज्यादा वहाँ की मिट्टी और भूगोल में छुपा हुआ था। असल में देखा जाए तो मगध के हाथ एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल लॉटरी लग गई थी। कैसे? खैर, छोटा नागपुर के पठार से उन्हें बेहिसाब लौह अयस्क यानी आयरन ओर मिला, जिससे बने उनके धारदार हथियार। इसके अलावा सिंहभूम के घने जंगलों से सेना के लिए युद्ध वाले हाथियों की कोई कमी नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, गंगा और सोन नदियों के उपजाऊ मैदानों ने उन्हें इतनी जबरदस्त कृषि संपदा दी कि उनका खजाना हमेशा भरा रहता था। खजाने और हथियारों के अलावा उन्हें एक और कमाल का फायदा मिला, एक अभेद्य किला। उनकी जो पहली राजधानी थी, राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहते हैं, वो प्राकृतिक रूप से 5 खड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, इन पहाड़ियों ने राजगृह को मानो एक ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया था जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन सेना के लिए लगभग नामुमकिन था। भाग 1, बिंबिसार और एक कूटनीतिज्ञ का बुना हुआ जाल। अब देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार ने सिर्फ 15 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। वो बहुत ही रणनीतिक और महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने अपना साम्राज्य सिर्फ तलवारों और खून खराबे से नहीं बनाया, बल्कि प्राचीन भारत में वैवाहिक गठबंधनों का एक बहुत ही स्मार्ट जाल बुना। कौशल नरेश की बहन से शादी करके उन्हें काशी मिल गया। लिच्छवी और पंजाब की राजकुमारियों से विवाह करके बिना एक भी सैनिक खोए मगध की सीमाओं को उत्तर और पश्चिम तक सुरक्षित कर लिया गया। इन वैवाहिक संबंधों से उन्हें कितनी बड़ी आर्थिक ताकत मिली, ये जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जरा सोचिए, जब कौशल की राजकुमारी से शादी हुई तो दहेज में पूरा का पूरा काशी शहर मिल गया। और उस समय अकेले काशी से हर साल पूरे 1 लाख सिक्कों का रेवेन्यू आता था। उस दौर के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक बूस्ट था। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिंबिसार सिर्फ शांति और संधियों में यकीन रखते थे। जहां जरूरत पड़ी वहां ताकत का पूरा इस्तेमाल हुआ। जैसे कि पड़ोसी राज्य अंग को उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के दम पर जीतकर मगध में मिला लिया। वहीं दूसरी तरफ जब शक्तिशाली राज्य अवंती के राजा चंडप्रद्योत को गंभीर पीलिया हुआ तो बिंबिसार ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। उन्होंने अपने मशहूर राजवैद्य जीवक को वहां भेजकर उनकी जान बचा ली। बिना हथियार उठाए ही अवंती की वफादारी मिल गई। इसे कहते हैं असली डिप्लोमेसी। भाग 2, अजातशत्रु, रक्त, लौह और पितृ हत्या। लेकिन अगली पीढ़ी तक आते आते कहानी ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले लिया। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने अपने पिता की शांतिपूर्ण नीतियों को किनारे कर दिया। इस डर से कि शायद गद्दी कभी हाथ ही ना आए, उसने सत्ता की लालसा में अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। यहीं से पुरानी कूटनीति की जगह एक क्रूर और रक्तपात से भरी महत्वाकांक्षा ने ले ली। और इसी एक डरावनी घटना की वजह से हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश का कलंक मिला, यानी एक ऐसा राजवंश जहां सत्ता के लिए बेटे अपनों का ही खून कर देते हैं। राजा बनने के बाद अजातशत्रु की नजरें अपनी ही ननिहाल यानी बेहद शक्तिशाली वैशाली गणराज्य पर जाकर टिक गईं। अब वैशाली को सीधे युद्ध में हराना तो लोहे के चने चबाने जैसा था, इसलिए जासूसी का रास्ता चुना गया। वस्त्रकार नाम के एक बेहद चालाक मंत्री को वैशाली भेजा गया ताकि वो वहां के लोगों के बीच घुसपैठ करके उनके अंदर ही फूट डाल सके। और जब बात युद्ध के मैदान तक पहुंची तो अजातशत्रु ने ऐसे ऐसे विनाशकारी सैन्य नवाचार किए जो उस समय के लिए बिल्कुल नए थे। इनमें से एक था रथ मूसल। ये कोई साधारण रथ नहीं था, इसमें तेज धारदार हथियार लगे होते थे जो दुश्मन की सेना के बीच घुसकर सैनिकों को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट डालते थे। अगर आपने बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव का वो डरावना रथ देखा है ना, तो वो इसी रथ मूसल से प्रेरित था।
रथमूसल के अलावा एक और खतरनाक हथियार था महाशिला कंटक। ये असल में एक भारी गुलेल या कैटापल्ट था जो दुश्मन के किलों पर बड़े बड़े और भारी पत्थर फेंकता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें उस फिल्म के युद्ध वाले दृश्यों में देखने को मिला था। इन बेहद आधुनिक और खतरनाक हथियारों के दम पर ही अजातशत्रु ने काशी और वैशाली दोनों को पूरी तरह से तबाह करके मगध में मिला लिया। अब यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। भले ही अजातशत्रु को युद्ध और अपने पिता की हत्या के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका शासनकाल एक बहुत ही पवित्र घटना का गवाह भी बना। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु के ही संरक्षण में राजगृह की सप्तपर्णी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। है ना एकदम हैरान करने वाली बात। भाग 3 उदाईन और शाश्वत नगर की स्थापना। कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है, और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सत्ता की उसी अंधी भूख में अजातशत्रु का भी वही हश्र हुआ जो उसके पिता का हुआ था। उसके ही बेटे उदाईन ने उसकी हत्या कर दी और गद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन उदाईन को इतिहास में एक बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक के लिए याद किया जाता है। साम्राज्य के बढ़ते हुए आकार को देखते हुए उसने गंगा और सोन नदियों के ठीक संगम पर एक नया शहर बसाया, जिसे आज हम पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा के नाम से जानते हैं। राजधानी को सुरक्षित लेकिन चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे राजगृह से हटाकर जलमार्गों से जुड़े पाटलिपुत्र में ले जाना एक बहुत ही कमाल की रणनीतिक चाल थी। राजगृह एक लैंडलॉक्ड किले जैसा था, लेकिन पाटलिपुत्र नदियों पर आधारित एक बेहद गतिशील और व्यापारिक केंद्र बन गया। इसी एक कदम ने मगध के पूरे वर्चस्व को एकदम पक्का कर दिया और आने वाले कई महान साम्राज्यों की नींव रख दी। मगध के इस हैरान कर देने वाले सफर के अंत में एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक तरफ हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, बेहतरीन कूटनीति और कमाल की रणनीतियां हैं, तो दूसरी तरफ अपनों का खून और सत्ता के लिए रची गई खौफनाक साजिशें। तो सोचने वाली बात यह है, क्या एक अजेय महाशक्ति बनने के लिए हमेशा ऐसी क्रूरता और अपनों की ही बलि चढ़ाना जरूरी होता है? इस विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर।